नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे हॉट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन। ओके, तो हॉट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, किस क्लास का है और विशेष रूप से किस यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया गया है, मैं वो बताऊँगी। उसके पहले ये मैं बता दूं कि जो भी इसमें कंटेंट दिया रहता है, जो भी स्टडी मटेरियल दिया रहता है, तो वो हिस्ट्री पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उनको थोड़े ध्यान में रखकर उनको फोकस करते हुए बनाती हूँ, ताकि उनको आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो वो बच्चे देखें और इनसे उन्हें जो बेनिफिट हो तो वो बताएं। तो चलिए, ये हॉट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन जो है वो बीए पार्ट 1 सेशन हमने लिख दिया है। अगर सेशन नहीं भी रहता तब भी काम चलता है। सेशन 2019 से 22 के जो सेशन है पार्ट 1 के विद्यार्थियों का, जो एग्ज़ाम अभी 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर सेकंड, हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर सेकंड जो है, तो उस पेपर का नाम है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 15th to 18th सेंचुरी। राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो इतिहास रहा है, उस पुस्तक से ये हॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस किया गया है। और इस गेस क्वेश्चन से मुझे पूरा विश्वास है आपका 95% ये कहे कि 90% मैच करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे इसको गेस किया गया है। ओके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही सिर्फ देखें नहीं, जो क्वेश्चन इसमें लगभग हमने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। 30 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से याद कर लें तो आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी अगर 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं भी बन पाता है तो जो आप लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे उसी से क्वेश्चन पूछे जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का। ओके, तो चलिए देखिए, और ये मैं फिर से बता देती हूँ। हॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट LNMU यूनिवर्सिटी का है। ओके, जो 5 जनवरी से एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाला है पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए, वो इनके हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 2 के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंपल्सरी होते हैं उनके लिए गेस किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ओके, टेलीस्कोप को ही दूरबीन कहते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ओके, देखिए सेकंड पेपर जो है उसमें पुनर्जागरण है, भौगोलिक खोज है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, ये सारे जो चैप्टर हैं, तो कहीं ना कहीं सामंतवाद के अंत के बाद जब यूरोपीय इतिहास में एक नई क्रांति, एक नई चेतना जागृत होती है, जिनमें पुनर्जागरण भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, औद्योगिक क्रांति भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है उस इतिहास में, साथ ही राष्ट्रीय राज्यों का उदय, साथ ही धार्मिक सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन जो था, उसके बाद से गौरवपूर्ण क्रांति, यानी कि इंग्लैंड के इतिहास में जो नई चेतना जगी, नया जागरण हुआ, फ्रांस के इतिहास में, स्पेन के इतिहास में, रूस में, तो इन सब राज्यों में जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा है, और साथ में एक नई चेतना और पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति जो हुई, उनसे ये मटेरियल जो है कोरिलेट करता है। ओके, तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र को किसने चित्रित किया? ओके, देखिए आप भी कहीं पेपर वगैरह में अभी फ़िलहाल देखते होंगे मोनालिसा का चित्र मिल जाता है, और ये कहा जाता है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जो चित्र है, उसमें एक लेडीज बैठी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसमें लेडीज जो है वो उनका स्माइलिंग फेस, यानी कुछ स्माइल कर रही है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि मोनालिसा की उस हंसी की, रहस्यमयी हंसी के बारे में कोई आज तक कोई पता लगा नहीं पाया है। तो वही पेंटिंग जब पुनर्जागरण टाइम में तैयार किया गया था, तो इसे किसने तैयार किया था? लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को तैयार किया था। इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची का अदर जो पेंटिंग है वो तो है लास्ट सपर। इसके अलावा और भी है। क्वेश्चन नंबर 3,
किस देश ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की? ओके, भौगोलिक खोजों का मतलब क्या होता है? भौगोलिक खोजों का मतलब होता है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज मीन्स जब नए नए देशों की खोज की गई। नए नए देशों के, जैसे कि मार्को पोलो ने सबसे पहले मार्को पोलो भारत आया था, तो उसने अपने एक पुस्तक लिखा, इससे विदेशियों को, यूरोपियनों को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर और लोग आए। इसके अलावा स्पेन और पुर्तगाल में बहुत अच्छे नाविक रहते थे। तो नाविक जो थे, यानी जो नाव चलाते थे समुद्र में, समुद्र यात्री भी जिनको कहते हैं, तो वो अच्छे नाविक थे और वो समुद्र यात्रा के माध्यम से दूसरे देशों के खोज में निकल पड़े और उन्होंने बहुत सारे देशों की खोज की। और इस खोज का फ़ायदा ये हुआ यूरोपियन कंट्री को, अपने उपनिवेश स्थापित करने को मिले। उन्होंने अपने उन नए नए खोजे गए देशों में अपने बाजार बनाया, बाजार स्थापित किया, और जिससे औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन भी मिला। ओके, चलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है इसके माध्यम से आपको जो बुक है, सेकंड पेपर जो है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त ब्रीफ में आपको जानकारी भी अवेलेबल करा दूँ, ताकि आप पूरे बुक से एक बार रूबरू हो जाए, फेस टू फेस हो जाए, ताकि आपको कुछ जानकारी मिले कि अच्छा इसमें पढ़ना क्या है। राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट यानी आधुनिक पश्चिम का उदय। पश्चिम में कौन सा कंट्री है? यूरोपियन कंट्री। तो कैसे हुआ आधुनिक पश्चिम के उदय में क्या क्या होता है, वही चीज़ इसमें पढ़ना है। वो भी 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच तक है। ओके, चलिए अब जब यहाँ बात चली है कि किस देश ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की, तो पुर्तगाल ने। तो पुर्तगाल ने की, बिल्कुल सही है। देखिए, पुर्तगाली यात्री ही था वास्को डी गामा, जिसने 1498 ईस्वी में मई 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। साथ ही कोलंबस था। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। ये पुर्तगाली यात्री ही थे। क्वेश्चन नंबर 4, मैकियावेली का जन्म किस देश में हुआ था? मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले यदि पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, पुनर्जागरण कहाँ होता है, कैसे विकास होता है, तो वो होता है इटली में। इटली के ही रहने वाले थे मैकियावेली, जिन्होंने प्रिंस की रचना की थी। प्रिंस एक राजनीतिक पुस्तक है, शायद हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए। ओके, तो प्रिंस एक राजनीतिक पुस्तक है और उसमें उन्होंने उस समय में राजनीति के जो सिद्धांत है उसको उन्होंने जारी किया था। प्रजातंत्र भी कहीं ना कहीं उससे राजनीतिक, उस मैकियावेली द्वारा रचित प्रिंस में इसकी चर्चा की गई है। ओके, तो ये मैकियावेली कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इटली कहाँ है? यूरोप में है, और इटली के फ्लोरेंस नगर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय फ्रांसीसी शासकों में कौन शानदार सम्राट कहा जाता है? ओके, यूरोप में फ्रांस स्थित है, वहाँ के शासकों में सबसे शानदार सम्राट, मतलब महान, जिसे जनता प्रजा बहुत प्यार करती है, वो शासक कौन था? लुई 14वां। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय की स्थापना किसने की? प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय एक कम्युनिटी। तो प्रेस्बिटेरियन यानी प्रोटेस्टेंट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चर्च या ईसाई धर्म को मानने वाले दो तरह के लोग थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट के मानने वाले, प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है कि ईसाई धर्म का ही एक रिफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, यानी रिफॉर्मेटिव यानी जिनमें सुधार हुआ है, वो धर्म कर्म को उतना नहीं मानते, जिसमें व्यक्ति विशेष को कोई हानि ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई दुख ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए धर्म का एक प्रारूप तैयार किया गया। वो भी था ईसाई धर्मी, वो लोग भी चर्च की पूजा करते, चर्च में जाते थे, ईसा मसीह की पूजा करते थे, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा नहीं कि पूजा पाठ के चक्कर में किसी आदमी विशेष को तंग करना, उनका शोषण करना, ये हटाया गया। तो ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले ही क्या कहलाए, कौन से संप्रदाय कहलाए, कम्युनिटी कहलाए? प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय कहलाए। तो प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अब इसने किसने की थी? तो जॉन काल्विन ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, टेलीग्राफ का आविष्कार किस वर्ष हुआ? देखिए, टेलीग्राफ का आविष्कार 1838 में
रोनाल्ड ने किया। टेलीग्राफ के माध्यम से जो मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो आविष्कार किया तो वो था रोनाल्ड। उसके बाद से 1854 में इसे सैमुअल करके एक वैज्ञानिक था, उसने इन्हें आधुनिक जो तारे यंत्र है उसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 8, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ था। पहले तो फ्रांस ब्रिटिश को हराया, लेकिन लास्ट में फ्रांस पराजित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लुई सोलावा को कब फांसी दी गई? लुई सोलावा को 23 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई। इसे क्या कहा जाता है कि लुई सोलावा को जो फांसी दी गई, क्यों दी गई? क्योंकि लुई सोलावा के टाइम में ही लुई सोलावा एकदम से निरंकुश शासक था। वो प्रजा का ख्याल नहीं रखता था। वो उसकी रानी एक एंटोनेट थी, वो अपनी रानी के साथ मिलकर ऐसो आराम में बिजी रहता। और इसके समय में देश की अर्थव्यवस्था, राजकोष बिल्कुल खाली हो गई। या फ्रांस का शासक था लुई सोलावा। तो लास्ट में इसी के समय में जो आम जनता थी फ्रांस की, उन्होंने क्रांति कर दिया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। ये कब हुआ? 1789 में, यानी 1789 में। और फ्रांसीसी राजक्रांति हुई और राजक्रांति के फलस्वरूप वहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। यानी चुनाव द्वारा राजा को चुनने की व्यवस्था की गई या पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू किया गया। ओके, तो कहा जा रहा उस समय दोषी ठहराया गया लुई सोलावा को और लास्ट में गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया। ओके, लुई सोलावा को फांसी दी गई, यानी कि उसे गुलेटिन पे चढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 12, थॉमस मूर ने किस पुस्तक की रचना की? थॉमस मूर ने यूटोपिया की रचना की। क्वेश्चन नंबर 13, चार्ल्स द्वितीय ने कितने वर्षों तक इंग्लैंड पर शासन किया? चार्ल्स द्वितीय ने 25 वर्षों तक, यानी कि 1660 से 1685 ईस्वी तक शासन किया। और चार्ल्स द्वितीय जो है इंग्लैंड के इतिहास से बिलोंग करता है और इंग्लैंड का जो स्टुअर्ट पीरियड था उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्रांति में खून का एक बूंद भी नहीं गिरा? 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति में, यानी 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 15, कोलंबस ने किसकी खोज की? कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज का लाभ किसको प्राप्त हुआ? स्पेन को प्राप्त हुआ। सर वाल्टर रैले ने किसकी खोज की थी? सर वाल्टर रैले ने वर्जीनिया की खोज की। वर्जीनिया एक देश था। क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा द्वारा अफ्रीका के पूर्वी तट की खोज कब की गई थी? देखिए, अफ्रीका के पूर्वी तट की खोज की गई थी 1498 में। भारत की कब खोज की गई थी? 1498 में। बस एक क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। इसका कहने का मतलब भारत ही है, लेकिन जैसे यहाँ भारत का मैप बना हुआ है, आप जानते हैं, और इसके बगल में यहाँ तो यह है, यहाँ साउथ अफ्रीका जाता है। तो क्या कह रहा है? अफ्रीका का पूर्वी तट। तो यहाँ ये इस रास्ते से उधर से होके आया, यहाँ से आया और इधर से ये खोज किया, पूर्वी तट का खोज, मतलब यहाँ इस ऐसे एंट्री मारता है वास्को डी गामा। तो क्या कहेंगे? अफ्रीका का पूर्वी तट ही कहेंगे ना। तो बस क्वेश्चन को घुमाया कहा है, उसके कहने का मतलब यही है कि भारत का खोज किसने किया था। रूस को संगठित करने का श्रेय किससे था? यानी रूस को किसने संगठित किया था? इवान तृतीय ने संगठित किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, सामंतवाद का पतन कब हुआ? शुरू हुआ। सामंतवाद का पतन 16वीं सदी में शुरू हुआ। सामंतवाद का मतलब फेडरलिज्म, मतलब जमींदारी प्रथा जिसमें किसानों का शोषण होता था। किसान खेती करते थे लेकिन उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि सामंत उनका शोषण करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वगैरह लेते थे अपने यहाँ, जो कहते हैं बिना पैसे दिए उनसे काम करवाते थे। इसीलिए आगे जाके क्रांति हुई जिसमें सामंतवाद का अंत हो जाता है और किसान स्वतंत्र हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन यूरोप की कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? ओके, एक आपका है 16वीं सदी में यूरोप की अर्थव्यवस्था, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि समकालीन यूरोप की कितनी प्रतिशत मध्यकालीन यूरोप की कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो 90% जनता। 22, क्वेश्चन नंबर 22, पूर्वी यूरोप के अधिकांश भागों में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ओके, पूर्वी यूरोप के अधिकांश भागों में जो था दास प्रथा प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश सरकार ने कृषि परिषद की स्थापना कब की? ब्रिटिश सरकार ने कृषि परिषद की स्थापना 1793 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 24, वाणिज्यवाद को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता था? वाणिज्यवाद को, देखिए एक शब्द आता है वाणिज्यवाद, मर्केंटलिज्म आता है, तो उसको फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? कोलबर्टवाद। फ्रांस में इसी शब्द को कोलबर्टवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अधिक स्वर्ण, अधिक धन, अधिक शक्ति का नारा था, किसने ये नारा दिया था? वाणिज्यवादियों ने यह नारा दिया था कि अधिक स्वर्ण, अधिक धन, अधिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, कुतुबनुमा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कुतुबनुमा कहे या एस्ट्रोलैब कहे, यह समुद्र में जब औद्योगिक क्रांति के समय में, भौगोलिक खोजों के समय में, पुनर्जागरण के समय में जब समुद्री यात्री एक जगह से समुद्र यात्रा के माध्यम से, समुद्र मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नए नए देशों की खोज के लिए निकलते थे, तो बीच समुद्र में उन्हें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता था कि वो कहाँ आए, किस दिशा में आए। तो उस समय एस्ट्रोलैब या ये कहे कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ, जिससे उन्हें समुद्र में कहीं भी अपनी स्थिति और दिशा जानने का एक यंत्र प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? छापा खाना का आविष्कार जर्मनी के गुटनबर्ग ने किया था। 28, कुतुबनुमा का आविष्कारक कौन था? तो कुतुबनुमा का आविष्कारक मार्को पोलो था। 29, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की पुस्तक है। 30, क्वेश्चन नंबर 30, फ्रेडरिक महान कहाँ का शासक था, वह कब गद्दी पर बैठा? फ्रेडरिक महान जो था प्रशा का शासक था, वो 1740 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन बनाया गया है, तो बस आप इसको आँख बंद करके इसको याद कर लें, और इसके साथ ही जो क्वेश्चन आप लॉन्ग याद करेंगे बाकी सारी आपका उससे हो जाएगा, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आपका लगभग 80 से 90 में, यानी कि आप 8 से 9 क्वेश्चन इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, इसको अच्छे से याद कर लें और आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। हाँ, एक और बात कह रही हूँ, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के सेकंड पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया, मैं फर्स्ट पेपर के लिए नहीं करूँगी। इसलिए नहीं करूँगी कि वो क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर जिसमें आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, वो बहुत ही ईजी है। जो आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसी से आपका सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसका क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ओके, तो ये रहा, आप हिस्ट्री वालों विद्यार्थियों के लिए मेरे से जो करना था वो हमने कर दिया। बस आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, और इस पेपर 2 का 4-5 क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि इसके बहुत ही कम क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं चैनल पे। मैं अपलोड करूँगी, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। आपके जो भी दोस्त हैं आपकी क्लास के, उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।